नमस्कार, आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम कृषि दर्शन में, जो समर्पित है हमारे किसान भाइयों और बहनों की समृद्धि, विकास और आधुनिक खेती की ओर बढ़ते हर कदम को। इस मंच के माध्यम से हम लाते हैं खेती से जुड़ी ज़रूरी खबरें, मंडी के ताज़ा भाव, मौसम का हाल, नई तकनीकों की जानकारी, विशेषज्ञों की सलाह और साथ ही प्रेरणादायक कहानियाँ भी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अंक की और सबसे पहले नज़र डालते हैं हमारे पहले सेगमेंट पर, खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, खबरें खेती की के इस विशेष अंक में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं खुशबू और आज हम लेकर आए हैं खेती किसानी से जुड़ी वह अहम जानकारियां जो आपके खेत, पशुपालन, मौसम और मंडी पर सीधा असर डालती हैं। आज के इस अंक में हम जानेंगे मोटे अनाज की खेती के फायदे, सुपर सीडर मशीन से फसल प्रबंधन, फूलगोभी की उन्नत किस्में, एक प्रगतिशील किसान की सफलता की कहानी और ग्रीन हाउस तकनीक के लाभ, साथ ही मौसम और मंडी के भाव की जानकारी भी साझा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मोटे अनाज की खेती, कम पानी में भी अधिक मुनाफा। सुपर सीडर मशीन से फसल अवशेष प्रबंधन और बुवाई आसान। ग्रीन हाउस तकनीक से साल भर सब्जियों और फूलों का उत्पादन संभव। मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा और रागी की खेती किसानों के लिए कई लाभ लेकर आती हैं। ये फसलें कम पानी में भी उगाई जा सकती है, जिससे जल संरक्षण होता है और किसानों की आमदनी बढ़ती है। इन अनाजों से बिस्किट, रोटी, पराठा, दलिया और खिचड़ी जैसी अनेक व्यंजन तैयार किए जा सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये फायदेमंद है, क्योंकि इनमें फाइबर, प्रोटीन और पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। नियमित सेवन से पाचन तंत्र मजबूत होता है और कई बीमारियों से बचाव होता है। सुपर सीडर मशीन किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। यह उपकरण फसल अवशेष प्रबंधन और बुवाई को आसान बनाता है। इसके उपयोग से फसल अवशेष जलाने से होने वाला प्रदूषण कम होता है, मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ती है, समय और श्रम की बचत होती है, साथ ही उत्पादन और आय में भी वृद्धि होती है। सरकार द्वारा इस मशीन पर सब्सिडी भी दी जा रही है। फूलगोभी की उन्नत किस्में अधिक उत्पादन और बेहतर गुणवत्ता देती हैं। इन्हें 3 वर्गों में बांटा गया है: अगेती, मध्यम और पछेती। अगेती किस्में जैसे अर्ली कुंवारी, पूषा कार्तिकी और पूषा अर्ली सिंथेटिक जल्दी तैयार होती हैं और इनकी बुवाई मई जून में होती है। मध्यम किस्में जैसे पूषा हिमज्योति, पूषा सुब्रा और पंत गोवी 2 संतुलित अवधि में तैयार होती है। पछेती किस्मों में पूषा दीपाली और पूषा अगहनी शामिल हैं, जो देर से तैयार होती हैं और ठंड के मौसम में बेहतर परिणाम देती हैं। इन किस्मों की खेती से किसान को अच्छी पैदावार और बेहतर मूल्य मिलती है। सफलता की इस कड़ी में आज हमारे साथ हैं वैशाली जिले के प्रगतिशील किसान नीलमणि जी। इन्होंने सब्जी की खेती में नई ऊंचाइयां हासिल की है। वे न केवल स्वयं खेती करते हैं, बल्कि अन्य किसानों को प्रशिक्षण देकर उन्हें भी आत्मनिर्भर बना रहे हैं। उन्होंने लोबी के बीज उत्पादन की दिशा में भी उल्लेखनीय काम किया है, जिससे उनकी आय में वृद्धि हुई है। नीलमणि जी जिले के प्रेरक किसान बन चुके हैं। 1 महीना पहले लगाए थे। गोभी का बीज है और अर्ली है, अभी रोपाएगा और उसके बाद मतलब कि 1 महीने के बाद थोड़ा सा डबल होगा, उसके बाद फिर बड़ा होगा तो वो फल देगा, बड़ा फल होगा। उसमें खाद पानी देना पड़ता है। और मेरा पढ़ाई भी करते हैं। ये खुद का ज़मीन है, मेरे बाबा दादा का है। कितना कट्ठा में गोभी लगाइएगा? लगभग वही 4 बीघा में। कितना पूंजी लग जाएगा? 4 बीघा में वही 2-2.5 लाख। कितना आ जाएगा? 2.5 लाख आएगा तो वही लगभग 2.5 मतलब 3 लाख लगभग में होगा। 50,000 फायदा होगा, उससे ज़्यादा थोड़ी फायदा होता है। ग्रीन हाउस तकनीक से सब्जियों और फूलों का उत्पादन वर्ष भर संभव है। यह तकनीक मौसम की प्रतिकूलता से बचाव करती है, उत्पादन और गुणवत्ता में सुधार लाती है, कीट एवं रोगों पर नियंत्रण करती है और पानी की बचत में मदद करती है।
ग्रीन हाउस में उन्नत तकनीक अपनाकर किसान अपनी आय बढ़ा सकते हैं। किसान भाई, अब जानते हैं पटना मंडी में अनाज के ताजा भाव। लोकल गेहूं 4,000 रुपीज प्रति क्विंटल, सरवती गेहूं 4,500 रुपीज प्रति क्विंटल, एमपी गेहूं 4,300 रुपीज प्रति क्विंटल, उसना चावल 7,000 रुपीज प्रति क्विंटल, सोनम चावल 7,500 रुपीज प्रति क्विंटल, सुपर चावल 8,000 रुपीज प्रति क्विंटल, अड़वा सुपर चावल 10,000 रुपीज प्रति क्विंटल। किसानों को मंडी भाव के अनुसार फसल बेचने, सिंचाई और फसल प्रबंधन में सावधानी रखने की सलाह दी जाती है। पटना और आसपास का मौसम सामान्य रूप से शुष्क और सुखद है। दिन में हल्की धूप और सुबह शाम ठंडी हवाएं रह सकती हैं। अधिकतम तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान करीब 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा। किसान भाई सुबह या शाम खेतों में कार्य करें और फसल अवशेष जलाने से बचें। तो ये थी आज की प्रमुख खेती बाड़ी से जुड़ी खबरें, मंडियों के ताज़ा भाव और मौसम का पूर्वानुमान। साथ ही हमने जानी कुछ नई तकनीकें और मशीनें जिनसे खेती और पशुपालन को और अधिक सशक्त और लाभकारी बनाया जा सकता है। और हाँ, हमें मिली एक किसान की प्रेरणादायक सफलता की कहानी भी, जिसने साबित किया कि परंपरागत खेती भी अगर सही तरीके से की जाए तो बेहतर मुनाफा और पहचान दोनों मिल सकते हैं। अब समय है हमारे अगले सेगमेंट का, जिसमें हम जुड़ेंगे एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। यह विषय न सिर्फ खेती किसानी से जुड़े लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे जुड़ी बातें आने वाले समय में नए अवसरों के द्वार भी खोल सकती है। तो आइए विस्तार से समझते हैं इस विषय को हमारे विशेषज्ञ के माध्यम से। अवसर कोई भी हो, फूल किसी न किसी रूप में अपनी सुगंधित उपस्थिति ज़रूर दर्ज कराते हैं। इसी से जुड़ा है हॉर्टिकल्चर यानी उद्यान विज्ञान, जिसे हम आसान भाषा में बागवानी भी कह सकते हैं। इसी से जुड़ी आज की हमारी चर्चा होगी। आज के हमारे अंक में हमारे साथ शामिल हैं डॉक्टर मुकुल। आप कृषि वैज्ञानिक हैं, विश्वविद्यालय भागलपुर और कृषि महाविद्यालय किशनगंज में अभी आप कार्यरत हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। आज हम आपसे समझेंगे कि गेंदे फूल की वैज्ञानिक तरीके से खेती किस प्रकार की जा सकती है। अपने कार्यक्रम की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि इसके लिए कैसा, गेंदे फूल के लिए मौसम कैसा अनुकूल होता है, कैसी हवा, कैसा पानी इसे चाहिए होता है। नमस्कार किसान भाई, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी शरदकालीन मौसम आ रहा है। ऐसे बिहार में 3 मौसमों में खेती होती है, खरीफ मौसम में, रबी मौसम में, एक जायद मौसम है। अभी आने वाला जो सीज़न है रबी का आने वाला सीज़न है। तो रबी का सीज़न में हम लोग मुख्यतः बिहार में तो गेहूँ, दलहन, तिलहन और ये सब लेते हैं अनाज में। और अभी हम चर्चा करेंगे रबी के मौसम में या शरदकालीन सीजन में हम फूलों की खेती में क्या क्या करेंगे। और फूलों की खेती में फूलों में तो बहुत सारा फूल आ जाते हैं, लेकिन आज का विषय है गेंदा के फूल की खेती। अब हम देखेंगे गेंदा का फूल को खेती करने के लिए किसान कितने फ़ायदेमंद है, या करने के क्या क्या तरीके हैं, या कैसे किया जा सकता है, ताकि जो है कम मेहनत में, कम पूंजी में और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि गेंदा का फूल तो हम तीनों सीज़न में लेते हैं, रबी सीजन में भी लेते हैं, खरीफ में भी लेते हैं और जायद में भी लेते हैं। लेकिन अभी जो आने वाला सीज़न है, जो रबी का सीज़न है, उसमें हम गेंदा की फूल की खेती करने के लिए क्या क्या तरीके लेते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, खेत का चुनाव करते हैं, कैसी खेती में करनी चाहिए। हमारे यहाँ जैसे इंडिया में तो हर राज्य में ही गेंदे की खेती होती है। गेंदा की फूल ऐसा फूल है जिसकी सालों भर डिमांड रहती है और सालों भर इसकी खेती होती रहती है। तो सबसे पहले ज़मीन की बात होती है। ज़मीन तो कोई भी फूल की खेती करने के लिए ज़मीन की ऊपरी ज़मीन चाहिए। तो ऊपरी ज़मीन में हम पहले खेत की तैयारी करते हैं। खेत की तैयारी करने के बाद सबसे पहले हम नर्सरी की तैयारी करते हैं। नर्सरी देने के लिए जैसे अगर हम एक हेक्टेयर खेती करनी है गेंदा का फूल को, तो हमको उसमें 1 से 1.5 केजी बीज चाहिए, गेंदा का फूल का बीज चाहिए। 1 से 1.5 केजी बीज जो होता है, हम उसको छोटा छोटा क्यारी बना, मतलब 1 से 3 फीट क्यारी लंबी बना के उसमें हम नर्सरी लगा देते हैं। नर्सरी लगाने के लिए पहले हम खेत जो तैयार करते हैं, तो खेत अगर 1 हेक्टेयर में खेती करनी है तो उसमें 10 से 15 ट्रॉली हम सड़ी गोबर की खाद पहले डाल देते हैं। उसके बाद हम खेत को 2-3 पलटी से उसकी जुताई कर देते हैं। जुताई करने के बाद पट्टा लगा देते हैं
और जहाँ नर्सरी की बात है, अगर हम 1 हेक्टेयर में खेती करनी है तो उसका 20वां जो अंश होता है उतना एरिया में हम नर्सरी लगाते हैं। नर्सरी लगाने में हम खास ध्यान देते हैं कि फूलों की ऐसी चुनाव करते हैं, ऐसी जगहों से बीज का चुनाव करते हैं जो ऑथेंटिक हो, या सरकारी संस्थान हो या ब्रांडेड कंपनी हो। ऐसा नहीं कि हम कहीं से उठा के बीज लगा सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जहाँ बीज जो होगा, मदर जो होगा, वैसा भी फसल भी वैसा ही हो सकता है। बहुत सारा बीमारियाँ जो होती है जो पैतृक मैत्रिक से आता है, अर्थात जेनेटिक आता है, तो हम बीज का चुनाव ऐसी जगहों से करेंगे जो ऑथेंटिक हो, ब्रांडेड जगह हो, कि जहां हम उसको कंप्लेन कर सकते हैं। तो बीज लेने के बाद हम उसको खेत की तैयारी कर लेते हैं। खेत की तैयारी करने के बाद हम उसको पहले खेत में एक फंजीसाइड से स्प्रे कर लेते हैं, ताकि उसमें कोई फंगस नहीं लग जाए, क्योंकि जैसे ही बीज लगाएंगे तो बीज का जैसे जर्मिनेशन होगा तो बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत मुलायम होता है, तो फंगस जो होता है वो गला देता है जड़ को। तो उसके पहले हम क्या करते हैं, पहले उसके ट्रीटमेंट कर देते हैं। बीज को एक फंजीसाइड से हम ट्रीटमेंट करते हैं, चाहे कोई भी बेबिस्टिन हो, थीराम हो, मार्केट में बहुत सारा फंजीसाइड अवेलेबल है। तो उसे फंजीसाइड से हम उसका बीज को पहले ट्रीटमेंट कर लेते हैं, उपचार कर लेते हैं, ताकि उसमें लगाने में कोई फंगस नहीं आए, हमको सड़ने वाला बीमारी नहीं आ जाए, बीज जो है नया सॉफ्ट जो अंकुरन लेवे वो गले नहीं। तो हम उसके बेड बना लेते हैं। बेड बनाने के बाद हम उसको बीज का छिड़काव कर लेते हैं। बीज का छिड़काव करने के बाद उसमें हल्की गोबर की खाद जो हल्की रहे, मिट्टी मिला के, मतलब 2:1 में 2 अंश मिट्टी है और 1 अंश गोबर मिला के उसमें ऊपर से छिड़काव कर देंगे। ऐसा नहीं कि पूरा प्रेशर पड़ जाए बीज पर कि अंकुरन होने में बाधा हो, हल्का रखना चाहिए। तो हल्का रखने के बाद उसके बाद हल्का उसमें स्प्रे से सिंचाई कर ले, झरना उड़ना हो उससे सिंचाई कर, प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। हल्का सिंचाई करके उसमें अगर ढकने का कुछ है तो ढक सकते हैं, और नहीं तो ओपन में भी रख सकते हैं। अगर ढकना है तो सूखी घास है या कुछ प्लास्टिक वगैरह है तो उससे से ऊपर ढक देते हैं। ढकने के बाद क्या देखते, 1 सप्ताह के बाद वह अंकुरन शुरू कर देता है, अंकुर जाएगा। अंकुरने के बाद क्या होता है, उसमें हम उसको केयर करते रहते हैं कि कहीं पानी नहीं पड़े, मतलब ज़मीन ऊंचा ही होना चाहिए, नमी जितना हो सके कम से कम नमी होना चाहिए। अगर जैसे ही नमी होगा फंगस अटैक कर लेगा, फंगस अटैक कर लेगा तो फिर वो गलना शुरू हो जाता है। तो जर्मिनेशन करने के बाद हम उसको केयर करते रहेंगे। फिर उसके बाद हम हल्की धूप में देखेंगे, अगर हल्की धूप आ रही है तो हल्की धूप में 1 सप्ताह हल्की धूप में रखेंगे। उसके बाद क्या होता है, फिर डायरेक्ट धूप में रख देंगे। डायरेक्ट धूप में रखने से क्या होता है, पौधा मजबूत हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। सर, आपने अंकुरन के बारे में समझाया कि बीज का चुनाव कैसे करें और उसके बाद खेत को कैसे तैयार करें, और उसके बाद अंकुरन की प्रक्रिया के बाद आप हमें बता रहे थे कि पौधा निकलने के बाद उसका ध्यान कैसे रखें। इसी प्रक्रिया को हम आगे समझना चाहेंगे आपसे कि जब पौधा बड़ा हो जाता है उसके बाद उसका ध्यान कैसे रखें। जब फूल हो जाते हैं तो उसे बाजार तक पहुँचने तक सड़ने से कैसे बचाएं, शेल्फ लाइफ कैसे बढ़ा सकते हैं अपने फूलों की। नर्सरी जब तैयार हो जाता है, अर्थात 20 से 25 दिन के बाद नर्सरी में जो पौधा होता है 20 से 25 सेंटीमीटर का पौधा हो जाता है। उसके बाद हम उस पौधा को उखाड़ के मेन खेत में लगाते हैं। जो मेन खेत हम जो डायरेक्ट वहीं छोड़ना पड़ता है, तो मेन खेत की तैयारी कर लेते हैं। तैयारी करने के बाद वह हम पहले उसको फर्टिलाइज़र देते हैं। सड़ी गोबर की खाद तो पहले दे दिए थे, उसके बाद हम उर्वरक देते हैं। उर्वरक में होता है जैसे 120 kg अगर हम नाइट्रोजन दे रहे हैं तो उसमें 60 kg फॉस्फोरस देंगे और उसके बाद 60 kg पोटास देंगे। इससे क्या होता है, पोटास देने से पौधा का फूल के जो है चमक ज़्यादा रहेगा। तो नाइट्रोजन का डोज जो रहेगा तो लगाते समय आधा डोज हम एक ही बार दे देंगे, और फॉस्फोरस और पोटास का जो पूरा डोज है, पूरा मात्रा है, वो लगाते ही समय पूरा दे देंगे। उसके बाद हम पौधे की दूरी जो है 40 से 45 सेंटीमीटर रखेंगे। दूरी एक पौधा से दूसरे पौधा का दूरी जो है 40 से 45 सेंटीमीटर रखेंगे। अगर पौधा ज़्यादा लंबा वाला है, हाइट वाला है, तो थोड़ा 60 सेंटीमीटर कर लेंगे। अगर डार्क वैरायटी है तो उसको 40 से 45 सेंटीमीटर रखेंगे, और गड्ढे की जो खुदाई है 20 सेंटीमीटर मात्र करेंगे। उसके बाद पौधा लगा देंगे। पौधा लगाने के बाद उसमें पौधा अक्सर लगाने का समय शाम में ही होता है। शाम में पौधा लगाने से क्या होता है, रात में जैसे ओस आता है उसके बाद पौधा स्वस्थ हो जाता है और पत्तियां जो खड़ी हो जाती है। अगर दिन में लगाएंगे तो धूप में पौधा मुरझा जाएगा, तो फिर उसको बैलेंस बनाने में, फिर उसको रिकवरी होने में टाइम लगता है। तो शाम में पौधा लगा देंगे उसको मेन खेत में, और उसकी हल्की सिंचाई कर देंगे। सिंचाई करने के बाद वह पौधा को 1 सप्ताह या 10 दिन के बाद देखेंगे पौधा अपना पूरे फेज में आ जाएगा, मतलब पूरा स्वस्थ फेज में आ जाएगा। उसके बाद जैसे ही पौधा की वृद्धि शुरू होगा
तो अगर पौधा मतलब 40 से 45 सेंटीमीटर से थोड़ा सा बढ़ेगा 10 सेंटीमीटर, तो हम ऊपरा पिंचिंग कर देंगे, अर्थात ऊपरा जो शीर्ष होता है फूल का उसको हम थोड़ा सा तोड़ देंगे, मतलब 2 सेंटीमीटर उसको तोड़ देंगे। तोड़ने से क्या होता है, साइड में उसका बहुत सारा ब्रांच आ जाएगा। ऊपर पौधा का तोड़ देंगे ना, मेन जो कली जो रहता है, मेन शीर्ष रहता है, उसको हम थोड़ा सा 2 सेंटीमीटर नाखून से या सीजर से या सिकेटियर से काट देंगे। इसके बाद क्या होता है कि साइड से बहुत सारा ब्रांचिंग आ जाएगा, जिससे पौधा का बहुत सारा शाखा हो जाएगा, पौधा देखने में भी घना लगेगा। फिर उसके बाद बढ़ेगा, फिर उसके बाद 15-20 दिन के बाद हल्की सिंचाई कर देंगे। सिंचाई जो हम मानसून के हिसाब से करेंगे, अगर ठंडी का मौसम है, बारिश कुछ हो गया हल्का फुल्का, तो सिंचाई देने की ज़रूरत नहीं होती है। सर, आपने खेती के बारे में, इसके गेंदे फूल की खेती के बारे में हमें विस्तार से समझाया। इसके अतिरिक्त आप और क्या जानकारियाँ देना चाहेंगे हमारे किसान बंधुओं को? साथ ही आपको कुछ उनको संदेश देना हो इस क्षेत्र से जुड़ा, तो वो आप क्या देना चाहेंगे? किसान भाई, जैसा कि आप परंपरागत रूप से खेती करते आ रहे थे, तो परंपरागत खेती जैसे धान, गेहूं, मसूर, चना जो लगाते आ रहे थे, उससे हट के अगर हम फूलों की खेती करेंगे, फूलों में गेंदा की खेती करेंगे, गेंदा की फूल जो होता है कम मेहनत में, कम प्रिकॉशन में, मतलब कम देख रेख में, कम पूंजी में बहुत पैदावार देती है। और इसका डिमांड जो रहता है सभी जगह रहता है, देहात, शहरे, स्कूल, कॉलेज, आसपास, मतलब सभी जगह इसका डिमांड रहता है। तो इसमें जो होता है कम लागत में, कम देख रेख में बहुत ही मुनाफा का सौदा है। इसमें अगर 1 हेक्टेयर खेती करेंगे तो 1 हेक्टेयर में 15 से 18 टन उपज होता है, फूल की खेती होती है, फूल उपज होता है। और जानते हैं मार्केट में इसका डिमांड जो वजन से भी होता है, और अगर एक माला बना के बेचते हैं तो एक छोटा माला रहता है, उसमें अगर 40-50 पौधा ही 40-50 फूल ही रहता है, उसका कीमत साधारण 20 रुपये होता है। अगर वजन से बेचेंगे तो उसमें 80 से लेकर 150 रुपये पर केजी के हिसाब से गेंदा की फूल होती है। तो समझ जानिए कि 1 हेक्टेयर खेती में 15 से 18 जो टन जो होता है प्रोडक्शन हुआ, उसका मार्केट में कितना वैल्यू हो गया। और इसी से समझ सकते हैं कि गेंदा के फूल खेती करने के लिए कितना आपको फ़ायदेमंद खेती है। सर, आपने बिल्कुल डिटेल में हमें और हमारे दर्शकों को समझाया कि गेंदे फूल की बागवानी करना कितना लाभदायक साबित हो सकता है और क्यों किसान बंधुओं को अपनी परंपरागत खेती के साथ इसको भी चुनना चाहिए। सर, बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस अंक में शामिल होने के लिए। तो दर्शकों, ये आज हमारे साथ जुड़े थे डॉक्टर मुकुल, जिन्होंने विस्तार से समझाया कि गेंदे फूल की खेती किस तरह करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए। दर्शकों, इसे हॉर्टिकल्चर कहें, फ्लोरिकल्चर कहें, उद्यानी कहें, बागवानी कहें, ये सचमुच बहुत लाभदायक है, जिसमें लागत जितनी लगती है उससे ज़्यादा हमें मुनाफा मिलता है। तो इस संदेश के साथ कि आप भी हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, उद्यानी बागवानी को अपनाएं, अपनी परंपरागत खेती में इसे ज़रूर शामिल करें। इस संदेश के साथ विदा लेते हैं आपसे इस अंक के लिए। अगले अंक में फिर मिलेंगे एक नए विशेषज्ञ, नई चर्चा, नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। विशेषज्ञ से मिली ये उपयोगी जानकारियाँ निश्चित रूप से आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। अब समय है एक छोटे से विराम का। आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के बाद हम लौटेंगे और भी रोचक और उपयोगी जानकारी के साथ। बने रहिए हमारे साथ कृषि दर्शन में। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में। अब पेश है हमारा अगला सेगमेंट, एक संक्षिप्त लेकिन ज्ञानवर्धक फीचर फिल्म, जिसमें हम देखेंगे खेती से जुड़े महत्वपूर्ण विषय पर एक रोचक प्रस्तुति। तो आइए देखते हैं आज की यह विशेष फिल्म। मधु क्रांति, एक नए युग का आगाज। मधु क्रांति विकास के नए रास्ते खोल रही है।
मधुमक्खी पालकों के जीवन स्तर को बेहतर बना रही है। साथ ही पूरी दुनिया में शहद के क्षेत्र में भारत को एक नई पहचान दिला रही है। भारत सरकार मधुमक्खी पालकों की आय को बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से देश में मधुमक्खी पालन के संवर्धन और विकास के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है। किसान तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। मधुमक्खियां न सिर्फ शहद देती हैं, बल्कि पर्यावरण और कृषि के लिए भी आवश्यक हैं। यूं तो भारत में लंबे समय से लोग मधुमक्खी पालन का काम पारंपरिक तरीकों से करते आ रहे हैं, लेकिन आज के समय में इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं भी हैं और जरूरत भी है। मधुमक्खियों की इसी जरूरत और योगदान का जश्न मनाने और इसे और बारीकी से समझने के लिए ही मनाया जाता है विश्व मधुमक्खी दिवस। इसी आवश्यकता को समझते हुए 2020 में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत हुई। उद्देश्य स्पष्ट था, मधुमक्खी पालन के कार्य को वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से विकसित करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करके मधु क्रांति के सपने को साकार करना। मधुमक्खी पालन से मिलने वाले उत्पाद जैसे शहद, बी वैक्स, रॉयल जेली और पोलन आदि कई क्षेत्रों में प्रयोग किए जाते हैं। न केवल ये देश के किसानों के लिए आय बढ़ाने का एक साधन बना है, बल्कि तमाम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के साथ साथ देश के आर्थिक विकास में भी योगदान दे रहा है। 2013-14 में उत्पादन 76,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 2022-23 में 1,40,000 मीट्रिक टन से अधिक हो गया है। 2013-14 में शहद का निर्यात 28,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 2022-23 में 79,928 मीट्रिक टन से अधिक हो गया है। 3 विश्व स्तरीय अत्याधुनिक टेस्टिंग लैब और 31 मिनी शहद टेस्टिंग लैब स्थापित हुई। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की कामयाबी सिर्फ आंकड़े ही बयान नहीं कर रहे, कहानियां खुद इसकी सफलता की बानगी पेश कर रही हैं। मैंने 1990 में मधुमक्खी पालन शुरू किया, 2 बॉक्स से शुरू किया और आज हमारे पास लगभग 4,200 बी बॉक्सेस हैं। लगभग 17 तरह के हनी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, जो डिफरेंट एरियाज़ में बी को माइग्रेट करके प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जितने बी बॉक्सेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हमारे पास, वैक्सीट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, 20 मीट्रिक टन पर डे का हनी प्रोसेसिंग प्लांट है। आज हमारा जो उत्पादन है वो 1 लाख केजी लगभग एनुअली हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। यमुनानगर के सुभाष काम्बोज मधुमक्खी पालन के अपने काम के चलते आज देश भर में जाने जा रहे हैं। मैंने सिर्फ अपने पोलिनेशन के लिए और शहद खाने के पर्पज से ये बॉक्स रखे थे। जब मैंने देखा कि मधुमक्खियां भी बढ़ रही हैं और हमें शहद भी मिल रहा है, तो मैंने फिर प्रोफेशनल तौर पे इसी काम को ही करने की सोची और आज की तारीख में मैं लगभग 1500 बॉक्स पे मधुमक्खी पालन कर रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा लोग इस मिशन का हिस्सा बन रहे हैं। इतना ही नहीं, ये मिशन नारी शक्ति को और अधिक सशक्त बनाने में भी बड़ा योगदान दे रहा है। अभी तक महिलाओं के 164 स्वयं सहायता समूहों को इससे जोड़ा जा चुका है। इसी तरह मधु क्रांति पोर्टल पर अभी तक लगभग 14,000 से अधिक पालक और 22 लाख से अधिक कॉलोनीज रजिस्टर हो चुकी हैं। आज भारत प्राकृतिक शहद का 6वां सबसे बड़ा निर्यातक देश है। भारत मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन के क्षेत्र में सारी दुनिया के लिए एक मिसाल के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। मधु क्रांति आय और रोजगार के अवसर बढ़ाए। तो दर्शकों, यही था कृषि दर्शन का आज का अंक, जहां हमने जानी खेती से जुड़ी अहम खबरें, मिले विशेषज्ञ की सलाह, देखी आधुनिक तकनीक और उपकरणों की जानकारी और सुनी एक प्रेरणादायक सफलता की कहानी। हमें पूर्ण विश्वास है कि यह कार्यक्रम आपके लिए उपयोगी और जानकारी पूर्ण रहा होगा। हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही और भी रोचक और ज्ञानवर्धक विषयों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और खेती के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ते रहें। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। आप हमसे ईमेल के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल है director@ddkpatna@